नमस्कार, मैं BD अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे बिल्कुल ब्रीफ में, जो कि सभी करदाताओं को ज़रूरी है समझना। वो है असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड द इंफॉर्मेशन फॉर रीअसेसमेंट। जैसा वर्ड है असेसमेंट, असेसमेंट का अर्थ होता है आयकर का निर्धारण करना। रीअसेसमेंट का अर्थ होता है जो आपका असेसमेंट हो चुका है उसको पुनः असेसमेंट करना। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जिसके कारण आपका असेसमेंट जो हो चुका है उसको पुनः असेसमेंट किया जाए। तो ये तीनों जो इशू हैं ये हर करदाता के लिए आवश्यक है इसको समझना। तो मैं बात करता हूँ असेसमेंट। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(2), 144, 147 एंड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) दैट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। और जो असेसमेंट 143(2), 144 और 147 में होते हैं इनको हम कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। तो स्क्रूटनी असेसमेंट जब होंगे जब आप आयकर की रिटर्न फाइल करेंगे। आयकर की रिटर्न की डेट निर्धारित की गई है। जो व्यक्तियों की आय टैक्सेबल है उन्हें अपनी आयकर की विवरणी देनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान में जितने भी करदाता हैं उनको कई कैटेगरियों में बांटा गया है। वो करदाता जिनकी सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि उनके खातों को ऑडिट कराना पड़े। ऐसे जो निर्धारती हैं मतलब असेसी हैं उनको 31 जुलाई 2025 तक हमें आयकर की विवरणी देनी होगी, जो कि 31 मार्च 25 में हमारे खाते बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से जिन करदाताओं की ऑडिट की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 144(a)(b), जिसके अंदर आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है, उनकी आयकर की विवरणी हमें 31 अक्टूबर 2025 में देनी होगी। 44(a)(b) के अंदर ऑडिट की कब रिक्वायरमेंट होती है? जबकि आपकी टर्नओवर, बिक्री या रिसीप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। और यदि आपके ज़्यादा है तो आपको इसको ऑडिट कराना पड़ेगा। यदि आपकी आमदनी और खर्चे सब बैंक के थ्रू हो रहे हैं 95% तक, उस केस में आपकी जो लिमिट है टर्नओवर की वो 10 करोड़ की है। तो इसलिए यदि आपने फिर 44(a)(b) में वो जब कवर होगा जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। और यदि आपके सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं और इवन आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसमें जो एक प्रेजेंटिव असेसमेंट का प्रोविज़न है कि यदि आपकी इनकम जो टर्नओवर है उससे 8% से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी आमदनी 8% से कम है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे ही आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं सारे मतलब 95% टर्नओवर और एक्सपेंडिचर यदि डिजिटल हैं मतलब बैंक के थ्रू हैं तो ये सीमा 6% की है। तो इस तरीके से सरकार ने ये व्यवस्था की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप बैंक के थ्रू करें। तो ये रिटर्न जिनका ऑडिट होता है उनको 30/9/25 तक फाइल करनी है। और जो LLP हैं और जिनके अकाउंट्स के ऑडिट की दरकार है उनकी जो रिटर्न है 31 अक्टूबर 2025, इसके अंदर LLP आएंगी, कंपनी आएंगी और जो भी अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऑडिट की दरकार है उनको 31 अक्टूबर 2025 तक हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक कैटेगरी और है जहां
जो assessee who falls under section 92E reporting of the international transaction of having specified domestic transaction, section 92BA provides specified transaction between associate enterprises exceeding rupees 20 crore in a financial year. Specified transaction means enterprises eligible for reduction under section 80IA, section 10AA, units established in specific zone under section 100 BAB and new manufacturing domestic कंपनी अंडर सेक्शन 115 BAE। इन सारी कंपनियों की जो रिटर्न है वो हम 30 नवंबर तक फाइल की जा सकती है। तो इस तरीके से आपने कब रिटर्न फाइल करनी है उसकी व्यवस्था इसमें दी गई है। अब स्क्रूटनी असेसमेंट कब होगा? स्क्रूटनी असेसमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। सामान्यतः पहले ऐसा होता था कि 90 जब तक ये फेसलेस स्कीम नहीं आई थी, करीब 97% जो ट्रांजेक्शन रिटर्न थी वो 143(1) में हो जाती थी। 143(1) का मतलब था सेल्फ असेसमेंट। जो आपने रिटर्न फाइल की है डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता था और खाली करीब 3% या उससे कम रिटर्न स्क्रूटनी में आती थी। उसका एक फार्मूला बेस करते थे और फार्मूला बेस के हिसाब से उनकी स्क्रूटनी होती थी। असेसिंग ऑफिसर आपकी रिटर्न को प्रोसेस करते थे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते थे और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका असेसमेंट करते थे। तो वो असेसमेंट कहलाता है स्क्रूटनी असेसमेंट। तो ये सेक्शन 143(2) के अंदर होता है। अब ये इसकी जो स्कीम है 143(2) में आने की, इसका एक फार्मूला CBDT तय करता है कि भाई कौन कौन सी रिटर्न है आपको स्क्रूटनी असेसमेंट में ली जानी चाहिए। तो CBDT हर साल इसके लिए प्रोसीजर इशू करती है। अब प्रश्न होता है कि स्क्रूटनी में असेसमेंट कब तक आ सकता है? स्क्रूट की एक टाइम समय सीमा है। यदि आपने रिटर्न 24-25 की रिटर्न फाइल की और 24-25 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 24-25 असेसमेंट ईयर की रिटर्न स्क्रूटनी के लिए 30 जून 25 तक सेलेक्ट की जा सकती है। तो जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके नेक्स्ट 3 महीने के अंदर की जा सकती है। तो इस तरीके से जो नोटिस आ सकता है। यदि 30 जून 25 तक आपका नोटिस नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 24-25 का असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट में हो चुका है। अब असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? असेसमेंट प्रोसीजर से मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया था। एक होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, वो एज इट इज डिपार्टमेंट मान लेता है, उसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और उस पर एक इंटीमेशन इशू करते हैं, जो वो होती है 143(1) में इंटीमेशन आती है, वो ऑर्डर नहीं होता है। तो सामान्यतः जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ही इंटीमेशन आ जाती है। यदि उसमें कोई फ़र्क है, जैसे आपने कोई क्लेम किया 143(1) में और CPC ने उसको अलाउ नहीं किया और उसमें फ़र्क आ गया और आपको लगता है कि CPC की गलती है, तो आप इसकी 154 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और 154 की एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कर निर्धारण में गलती हुई है, उसको सुधार कर लें। तो इसकी एप्लीकेशन हम 4 साल तक दे सकते हैं, मतलब कर निर्धारण के 4 साल के अंदर भी दे सकते हैं। और यदि CPC वो आपकी एप्लीकेशन को नहीं मानता तो हम इसकी CIT अपील में अपील कर सकते हैं। तो जब आपका रिजेक्शन हो उसके 30 दिन के अंदर हम CIT अपील के अंदर अपील कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्क्रूटनी असेसमेंट है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि जैसे असेसमेंट ये 24-25 का है, तो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आपको 30 जून 2025 तक आ सकता है। और जब स्क्रूटनी का नोटिस आएगा तो डिपार्टमेंट आपको एक क्वेश्चनर इशू करता है और क्वेश्चनर इशू करके आपको उसका जवाब देना पड़ता है। वो ये सारे फेसलेस असेसमेंट है, मैनुअली कोई आजकल असेसमेंट नहीं होता। और वो जब आप जवाब देते हैं, उन जवाब को देने के बाद यदि डिपार्टमेंट का तसल्ली हो जाती है तो आपकी चीज़ें मान ली जाती हैं और असेसमेंट पूरा हो जाता है। और यदि आप ने जो जवाब दिए और डिपार्टमेंट उससे तसल्ली नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपको एक शो कॉज नोटिस देता है। और शो कॉज नोटिस के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी द्वारा दी जाती है कि आप अपनी चीज़ों को समझाएं। इसके बावजूद भी यदि असेसिंग ऑफिसर को आप समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए,
तो वो एडिशन कर देते हैं। जो एडिशन करते हैं, एडिशन पर टैक्स लायबिलिटी निकलती है, उसका डिमांड नोटिस आता है और फिर आपने डिसाइड करना है क्या आपने उसकी फर्दर अपील करनी है। यदि आपने फर्दर अपील करनी है तो विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप इसकी अपील कर सकते हैं। तो ये स्क्रूटनी असेसमेंट रहा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का मतलब है कर का पुनर्निर्धारण। एक बार हो गया फिर पुनर्निर्धारण होना है। इसके अंदर बहुत जटिलता है और समय समय पर डिपार्टमेंट ने 148 के प्रोविजंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया, बहुत सारे जजमेंट हैं जो कि 148 से रिलेटेड हैं और बहुत एक जो व्यवस्था थी, स्टेबल व्यवस्था थी, अब उसको ठीक करने के लिए एक दूसरी व्यवस्था बनाई। अब दूसरी व्यवस्था क्या बनाई कि रीअसेसमेंट कब हो सकता है। रीअसेसमेंट होने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब असेसिंग ऑफिसर रीअसेसमेंट कब करेगा, जब उसके पास कोई ऐसी सूचना हो जिससे ये पता लगे कि आपने कर की चोरी की है। कर की चोरी का मतलब आपने अपनी सही का आय नहीं दिखाई है या आपने खर्चों को बढ़ा के दिखाया है या जो खर्चे अलाउेबल नहीं है वो क्लेम किए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आती है। तो व्हेन द असेसिंग ऑफिसर हैज इन्फॉर्मेशन विच सजेस्ट that the income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the assessee for the relevant assessment year, he shall, before issuing any notice under section 148, provide an opportunity of being heard to the assessee by serving upon him a notice to show cause that why a notice under section 148 should not be issued in each case, and such notice to show cause shall be accompanied by the information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in his case in the relevant assessment year। तो असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक शोकॉज नोटिस देगा। शोकॉज नोटिस में ये पूछेगा कि भाई आपका पुनः निर्धारण क्यों नहीं कर दिया जाए। उस नोटिस के आने के बाद असेसी को एक अपॉर्चुनिटी होती है और उसके अंदर असेसी उसका जवाब देता है। जो नोटिस दिया है, जो सूचना दी है, वो सूचना असेसिंग ऑफिसर असेसी को बताता है और उस सूचना को असेसी अपना जवाब देता है कि ये सूचना गलत है और जो सूचना है उसकी इनकम वो ऑलरेडी दिखा रखा है या इन सूचना का कोई आधार नहीं है। तो जब आप जवाब दे देंगे तो असेसिंग ऑफिसर उस जवाब को पढ़ेगा, देखेगा और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो प्रोसीडिंग को वहीं क्लोज कर देंगे। अदरवाइज फिर उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी से परमिशन लेकर, मतलब हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर आपको 148 का नोटिस इशू करेगा। तो 148 का नोटिस जो इशू होगा वो आपके कर निर्धारण की प्रक्रिया चालू होगी और 148 के नोटिस आने के बाद आपको अपनी आय की विवरणी द्वारा देनी होगी। तो अब 148 का नोटिस जो है कब दिया जा सकता है, इसकी टाइम डेट रखी है सेक्शन 151 के अंदर। यदि आपका कंसीलमेंट एस्केप ऑफ है 50 लाख तो उसकी जो प्रोविज़न है वो 3 साल का है, या 50 लाख से ज़्यादा है तो वो 5 साल का है। तो इसकी अलग अलग व्यवस्था दे रखी है कि कौन सा असेसमेंट 5 साल में आएगा, कौन सा असेसमेंट 3 साल में आएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 151 के अंदर इसको लिमिटेशन दे रखी है। अब मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कब ये माना जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसको डिफाइन किया है सेक्शन 148(3) में। वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 148A the information which the assessing officer will suggest that the income chargeable to tax has escaped assessment means any information in the case of the assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है वो एक इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाता है जो बेस होता है आपके ट्रांजैक्शंस पर। बैंक ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी की डीलिंग भी होती हैं, आपकी परचेज है, सेल है, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रियल
प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन बेसिस पर वो एक फॉर्मूला तय करते हैं और उस फॉर्मूला के तय पर वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, आपने वो उस इन्फॉर्मेशन को वेदर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, any audit objection to the effect that the assessment in the case of the assessee for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provision of the act। ये एक नया प्रोविजन है ऑडिट। जैसे आपका ऑडिट होता है, ऐसी डिपार्टमेंट की फाइलों का भी ऑडिट होता है, और उस ऑडिट के दौरान में यदि कोई ऐसी गलती निकलती है कि आपको क्लेम फालतू मिल गया है या आपकी कोई इनकम टैक्स में नहीं ले रखी है, तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है और ऑडिट ऑब्जेक्शन के अंदर आपका रीअसेसमेंट हो सकता है। पहले इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी कि ऑडिट ऑब्जेक्शंस के पास सामान्यतः ये माना जाता था इट इज़ चेंज ऑफ द ओपिनियन, और चेंज ऑफ द ओपिनियन जो है वो रीअसेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आता था। तो अब इन्होंने जो नया प्रोविज़न है उसके मुताबिक any audit objection will also be considered as information. Any information received on an agreement referred to in section 90 and section 90 of the act। ये जो है डबल टैक्सेशन स्टेटी से रिलेटेड होता है। जब आज फॉरेन से इंफॉर्मेशन आ रही है और कोई इनकम आपने एब्रॉड अर्न की है और आपने अपनी रिटर्न में नहीं दिखा रखी है और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके कारण भी आपका केस रीओपन हो सकता है। एनी इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल इन द असेसिंग ऑफिसर अंडर द स्कीम मोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A। ये एक नया सेक्शन फेसलेस में इंट्रोड्यूस किया और जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोर्ड एक स्कीम बनाता है और स्कीम के तहत इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर भी आपका केस रीओपन हो सकता है। और इसमें खास बात क्या है, यदि मान लो सेक्शन 135A के अंतर्गत इंफॉर्मेशन आती है तो उसके अंदर रीअसेसमेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पूरा हमने CIT से लेनी है या कुछ और करना है, जैसे सो कोई नोटिस देना है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये 134A जो सेक्शन है इसके कारण जो है ना, ये एक बहुत क्लिष्ट प्रोविज़न है और जिसके अंदर आपको केस रीओपन हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके कोई मैटर ITAT में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो और उससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके कारण आपको केस को रीओपन करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद एनी इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ द असेसी इमेनेटिंग इन द सर्वे कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A अदर देन सेक्शन 2A ऑफ द सेड सेक्शन और एनी आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2024। यदि आपकी कोई 133A में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, 130A रिलेट करता है सर्वे को, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट कलेक्ट होती है तो इसमें आपका केस रीओपन हो सकता है। जैसे मैंने 135A के बारे में बताया था, तो सेक्शन 135A डील्स विद द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर फेसलेस। दैट्स द सेक्शन 133B गिव्स पावर टू असेसिंग ऑफिसर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सेक्शन 133C गिव्स पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन by the prescribed income tax authority, and section 134 gives the power to inspect a register of the company। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन आती है। द स्कोप ऑफ रीअसेसमेंट इज एनलार्ज ऑन अकाउंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड assessing officer may bypass the provision of section 148A for issuing notice under section 148 as stated earlier. Earlier it was the presumption that if the notice was received within the specified time under section 142, it means reassessment has been completed. But now position is quite different, and if the department has some information defined under section 135A, cases may be reopened at any time subject to limitation is stated above. The reason of reassessment may also cause of the audit objection, while earlier audit objection was not held good and it was considered as a change of opinion. There is a big ambiguity in the information routing. Earlier there was a reason to believe, but now term is information suggests to escapement.
देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन द ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन। तो मैं समझता हूँ मैंने प्रयास किया आपको असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन क्लियर हुई होगी। आपको ये कोई भी क्लियरिटी सब्जेक्ट पे चाहें तो मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल पर आईडी पे बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये वार्ता आपको उपयोगी होगी। धन्यवाद।